हाँ जी, कल सारा ओके है। कल वैसे पढ़ा भी थोड़ा सा था कि अकाउंटिंग पॉलिसी सिलेक्टिंग एंड अप्लाई। आज थोड़ा सा आगे मूव करते हैं। अच्छा, इसके बाद चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी है। चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट है। चेंज इन प्रायर पीरियड एरर। इसके बाद ये तीन चीजें अकाउंटिंग पॉलिसी में आता क्या क्या है। सबसे पहले तो हमने देखा कि जो चीज मेजरमेंट में, प्रेजेंटेशन में और रिकग्निशन में इस्तेमाल हो रही है, अगर वो चेंज करोगे ना तो वो चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी कहलाएगा। अब चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी के अंदर आप लोगों का कोई भी मॉडल चेंज हो, कॉस्ट मॉडल से फेयर वैल्यू मॉडल पे जाना या फेयर वैल्यू मॉडल से कॉस्ट मॉडल पे आना, ये चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी कहलाता है। अब IAS 8 में ये बात लिखी हुई है, जो आपने एग्जांपल नंबर 2 भी पढ़ी होगी, कि जो चेंज किसी और स्टैंडर्ड ने खुद डिस्कस कर दी है तो वो IAS 8 में कवर नहीं होगी। कॉस्ट मॉडल से रिवैल्यूएशन मॉडल में आना IAS 16 के अंदर डिस्कस्ड होता है, तो वो फिर यहां पे कवर नहीं होगा। है वो चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी, अगर चेंज होता है तो आप डील वैसे ही करेंगे जैसे चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी है, वो चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी ही कहलाता है। दूसरा, एस्टिमेट में कल हमने देखा, एस्टिमेट में जो ज्यादातर पेपर में आता है ना सवाल, वो ये आता है कि आपने लाइफ चेंज कर दी, आपने मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन चेंज कर दिया, आपने रेजिडुअल वैल्यू चेंज कर दी। ये तीन चेंज आते हैं मोस्ट ऑफ द केसेस एस्टिमेशन के अंदर। वैसे फेयर वैल्यू का एस्टिमेशन चेंज करना भी, MCQs की मैं बात कर रहा हूं, फेयर वैल्यू चेंज करना भी एस्टिमेट, NRV के बारे में जजमेंट करना भी एस्टिमेट कि NRV कितनी होगी, बैड डेट्स की प्रोविजन के बारे में प्रोविजन या अलाउंस क्रिएट करना, ये भी एस्टिमेट। उसके बाद वारंटी की प्रोविजन, जो कल हमने 4-5 चीजें पढ़ी थी, उसके अंदर चेंज आएगा तो अकाउंटिंग एस्टिमेट चेंज होगा। हमारी बुक्स के अंदर नहीं लिखा हुआ थ्योरी के अंदर, बट क्वेश्चन में है FIFO मेथड से वेटेड एवरेज या वेटेड एवरेज से FIFO, ये अकाउंटिंग पॉलिसी में आएगा। ये किस में आएगा? अकाउंटिंग पॉलिसी के अंदर आएगा। प्रायर पीरियड एरर का क्लियर पता चल जाता है कि कोई एरर हुआ था आज से पहले, हमने उसका इफेक्ट लेना है। अब जब ये चेंज करेंगे तो हम किस तरह से इनकी अकाउंटिंग करेंगे। अगर अकाउंटिंग पॉलिसी का पता चल गया कि अकाउंटिंग पॉलिसी चेंज हो रही है, तो हमने इसकी जो अकाउंटिंग करनी है वो करनी है रेट्रोस्पेक्टिवली। रेट्रोस्पेक्टिवली का मतलब क्या होगा कि हमने करंट ईयर तो चेंज करना ही करना है, प्रीवियस ईयर भी चेंज करना है। स्टैंडर्ड तो ये कहता है कि बिल्कुल ऐसे ही चेंज करना है जैसे शुरू से ही नई पॉलिसी चल रही है, ऐसे इफेक्ट लो जैसे शुरू से ही नई पॉलिसी चल रही है। कहता है ये पॉसिबल नहीं होता, स्टैंडर्ड कहता है बट ये पॉसिबल। फिर वो कहता है हम सवालों में क्या करते हैं, हम सवालों में करेंगे करंट ईयर को, फिर लास्ट ईयर को, और उससे पहले कम्युलेटिव इफेक्ट लेंगे। करंट ईयर को बिल्कुल नई पॉलिसी के हिसाब से लेकर आएंगे, पिछले साल को भी नई पॉलिसी पर ले आएंगे, उससे पिछले सारे सालों का इफेक्ट इकट्ठा करके एडजस्ट कर देंगे, ब्रॉड डाउन इन लास्ट ईयर।
पिछले साल के ब्रॉडऑन के अंदर, पिछले साल के ब्रॉडऑन के अंदर, चाहे पिछले 10 साल है, 5 साल है, 3 साल है, उसका इफेक्ट कम्युलेट करेंगे और उसका इफेक्ट एडजस्ट कर देंगे। करंट ईयर को नई पॉलिसी पर लाना है, पिछले साल को नई पॉलिसी पे लाना है, और उससे पहले जितने साल है उसका इफेक्ट क्या लेना है, कम्युलेटिव इफेक्ट। ओके होगी बात। एस्टिमेट्स में क्या करेंगे, एस्टिमेट्स में हमने ले लेना इफेक्ट प्रोस्पेक्टिवली। प्रोस्पेक्टिवली का मतलब है इफेक्ट एडजस्टेड इन करंट ईयर, इफेक्ट एडजस्टेड इन करंट ईयर एंड फ्यूचर ईयर इफ एनी, एंड फ्यूचर ईयर, अगर कोई फ्यूचर ईयर में उसका इफेक्ट आया तो वो भी नए तरीके के हिसाब से, करंट ईयर में इफेक्ट आया है तो भी नए तरीके, उससे पहले जो कुछ हो चुका है उसको नहीं छेड़ना, उससे पहले जो कुछ हो चुका है उसको हमने नहीं छेड़ा। लेकिन अकाउंटिंग पॉलिसी के अंदर करंट ईयर फ्यूचर ईयर तो नई पॉलिसी पर आना ही आना है, पिछले सारे साल, क्वेश्चंस के अंदर पिछला 1 साल और उससे सारे पिछले जो इफेक्ट होंगे उसको क्या कर लेंगे, इकट्ठा करके ब्रॉडऑन में इफेक्ट ले लेंगे। प्रायर पीरियड एरर का ये आप लोग वैसे सोचो, जो नहीं पहली दफा पढ़ रहे हैं, जो दूसरी दफा पढ़ रहे हैं उन्होंने नहीं बताना। प्रायर पीरियड एरर 4 साल पहले गलती हुई थी हमसे, आज पता चला, तो उसका इफेक्ट हमें प्रोस्पेक्टिवली लेना चाहिए कि अभी गलती ठीक कर लेते हैं और आगे सही गलती पर देते, या जो गलती हुई थी उसको भी ठीक करेंगे उसको, क्योंकि गलती है, एरर है, वो तो अगर हम ठीक कैसे करेंगे। मिसाल के तौर पर हमने फर्नीचर खरीदा था, हमने उसको नॉन करंट एसेट में परचेजेस में लिख दिया, फर्नीचर खरीदा था एक्सपेंस में लिख दिया, अब आज तक तो पिछले 4 सालों की डेप्रिसिएशन भी नहीं आई होगी और वो उसी साल एक दफा एक्सपेंस में आ रहा होगा, तो अगर हम फर्नीचर को आज लिखें और कहेंगे पिछले 4 साल को ठीक ही ना करें, तो उसका जो प्रॉफिट के ऊपर इफेक्ट गया होगा, डेप्रिसिएशन के ऊपर जो इफेक्ट किया होगा, वो तो सारे का सारा आने वाले दिनों में भी गलत ही आता रहेगा। तो इसको भी फिर किस तरह से ठीक करना चाहिए, इफेक्ट वैसे लेने हैं, करंट ईयर को भी सही करेंगे, पिछले साल को भी सही करेंगे और उससे पहले कम्युलेटिव इफेक्ट लेंगे। बात समझ लगी, नाम भी लगी। क्वेश्चन के अंदर पहले ये देखना है कि ये पॉलिसी है, एस्टीमेट है या एरर है, 3 बातें। फिर देखना है कि अगर पता चल गया कि एरर और पॉलिसी है तो रेट्रोस्पेक्टिवली, और अगर पता चला है कि ये एस्टीमेट है तो करंट ईयर और फ्यूचर ईयर। अब इसका एक क्वेश्चन देखते हैं कि इसको हमने डील कैसे करना है, हल कैसे करना है क्वेश्चन। तो ये मेन तो आपको पता है, आपको जो पेपर में सवाल आ सकते हैं इसके 3 टाइप्स हैं, बस 4 कर, एक एमसीक्यूज में कवर होता है, वो तो आपकी बुक की थ्योरी की लाइंस है। दूसरा ये कवर होगा आपसे एक्सट्रैक्ट या नोट्स बनवाएगा, एक्सट्रैक्ट या नोट्स, 3 टाइप ऑफ क्वेश्चन। एंड लास्ट वन इज थ्योरेटिकल डिस्कशन वाला सवाल, इसकी जर्नल एंट्रीज और लेजर बनाने नहीं आते। 4 टाइप ऑफ क्वेश्चन है, या डिस्कशन आएगी, एक्सट्रैक्ट आएंगे, नोट्स आएंगे या फिर एमसीक्यू। तो बिस्मिल्लाह करते हैं, एक क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 10 है, नई किताब के हिसाब से आई क्या कि नहीं। एक बुक, दोनों बुक्स में क्वेश्चन तो है, ये आसिफ इंजीनियरिंग लिमिटेड वाला पुरानी बुक में भी है, आसिफ इंजीनियरिंग वाला।
पुरानी बुक का ये क्वेश्चन 9 है, नई बुक में ये क्वेश्चन 10 है। चले जी क्वेश्चन को पढ़े जरा। और इसका सबसे बड़ा इशू यही आ रहा है कि सारा हमने पढ़ लेना है, दोनों जगह पर एक ही इशू आ रहा है। जब आप लोग पढ़ लोगे एंड पे आप कहोगे कि सर IES 8 का जो क्वेश्चन है सही तरह काबू में नहीं आ रहा। और पेपर में भी मोस्टली आई कैप के मैंने जो रिमार्क्स देखे हैं ना, तो सबसे कम लोग ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं। तीसरी बात, जब भी हल करेंगे आपको ऐसा लगेगा ये टॉपिक बहुत ही आसान है। इस वजह से शायद आप लोग पढ़ते नहीं हो, और ना पढ़ने की वजह से फिर ये आपसे काबू में नहीं आता। तो इसलिए क्योंकि ये क्वेश्चन मिनिमम 15-20 नंबर तो है, इन दोनों टॉपिक्स को मिलाकर 15 से 20 नंबर का सवाल पेपर में आना ही आना है। हाँ जी, ये 3 तो टॉपिक है और आई कैप ने 20 से 30 नंबर देने हैं। अब एक टॉपिक से तो 30 नंबर वो देने से रहा, तो इक्विटी और IES 8 मिला के एक क्वेश्चन वो बनाएगा। अगर इक्विटी का अकेला देगा ना क्वेश्चन, फिर वो बड़ा सवाल देगा कैश फ्लो का, 20 नंबर का बड़ा सवाल देगा, 10 नंबर का इक्विटी का अलग से सवाल दे देगा। और अगर इन दोनों को मिक्स करेगा तो 20 नंबर यहां से वो दे देगा और डिस्कशन करवा लेगा हमें कैश फ्लो से, या वो एवरेज सवाल देगा तो 15-15 नंबर करके दे देगा। तो इसलिए सवालों को ना, और मैंने वैसे भी क्या है, इन दोनों टॉपिक्स को हमने खराब नहीं होने देना, कोशिश करनी है कि ये टॉपिक का कोई भी सवाल पेपर में आ जाए, डरना नहीं है, क्वेश्चन हल कर लेना। फॉलोइंग इंफॉर्मेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ इंजीनियरिंग, आसिफ इंजीनियरिंग लिमिटेड। आपको 3 साल का डाटा गिवन है, 2013, 14, 15। प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट, स्टोर एंड स्पेयर, रिटेन्ड अर्निंग और हर साल का नेट प्रॉफिट। ये जो नेट प्रॉफिट है ना, क्या रिटेन अर्निंग के अंदर ऐड होगा या नहीं? ये ऐड ही होता है उसके अंदर, क्योंकि हम अभी रिटेन अर्निंग का कॉलम पढ़ लिया है ना, तो उसके अंदर नेट प्रॉफिट हर साल का, तभी वो 31 दिसंबर को उसका बैलेंस आ रहा होता है। In the above financial statement, AEL has recognized consumption of spare parts as expense। कहता है ऊपर जो क्वेश्चन लिखा हुआ है ना, इसमें जो स्टोर एंड स्पेयर है हमने एक्सपेंस रिकॉग्नाइज किया हुआ है। AEL has not decided to change its policy, classify consumption of spare having useful life more than 1 year classified as property, plant and equipment। कहता है पहले जैसे ही एक्सपेंस यानी स्पेयर पार्ट्स हमारे कंज्यूम होते थे ना, हम उसको एक्सपेंस में लिखते थे, एक्सपेंस में रिकॉग्नाइज करते थे। अब हम ये पॉलिसी चेंज कर रहे हैं कि जितना एक्सपेंस होगा कोई स्पेयर पार्ट्स, अब हम अगर उसकी लाइफ 1 साल से ज्यादा है तो हम उसे क्या करेंगे, PP में लिखेंगे। जो कंज्यूम होंगे, जो खर्च हो जाएंगे, कंज्यूम से मिला दे, आपने स्पेयर पार्ट्स लेकर रखे हुए, जितने जितने स्पेयर पार्ट्स इस्तेमाल होते थे पहले, आपने क्या करते थे एक्सपेंस में। जैसे स्टेशनरी हम करते हैं, जैसे हम लूज टूल्स करते हैं, सप्लाईज करते हैं, वो कहते हैं जैसे इस्तेमाल होता है वैसे एक्सपेंस में लिख देते हैं। बट अब क्या पॉलिसी बना रहे हैं, जिस स्पेयर पार्ट्स की लाइफ मोर देन 1 ईयर होगी, अगर वो कंज्यूम होगा ना, वो कैपिटलाइज करेंगे PP के अंदर, उसको एक्सपेंस में। डन। बताओ एरर तो है नहीं, ये एरर नहीं है, ये कोई हम गलती नहीं कर रहे थे। हमने देखना है कि एस्टिमेट है या पॉलिसी। यहां पर मैंने इसको सर्कल कर दिया था और यहां पर उसने खुद भी बताया। आगे बढ़ते हैं। The following information pertain to capital spare consumed during the past 3 years। अब पॉलिसी है तो पिछले भी जो एक्सपेंस में लिखे हैं ना, उसको कैपिटलाइज करेंगे। अगर पॉलिसी है तो जो पिछले एक्सपेंस में है वो भी क्या करेंगे, अगर ये होता है एस्टिमेट तो सिर्फ करंट ईयर और आने वाले साल, और पॉलिसी है तो ये साल तो करना ही करना है, पिछले साल। डन। आगे बढ़े थे। कहता 2013 में 55 मिलियन का ये पार्ट्स इशू किए थे, मतलब इस्तेमाल किए थे। उनकी लाइफ क्या थी, 5 साल। 2014 में 39 मिलियन के स्पेयर पार्ट्स हमने इस्तेमाल कर लिए थे और उनकी लाइफ क्या थी, 3 साल।
2015 में 44 मिलियन के, और उनकी लाइफ कितनी थी? इसका मतलब है सबकी लाइफ मोर देन 1 ईयर। इन सब एक्सपेंसेस को अब हमने क्या करना है? एसेट की कॉस्ट में ऐड करना। डेप्रिसिएशन ऑफ दीज पार्ट्स चार्ज यूजिंग द स्ट्रेट लाइन मेथड ओवर इट्स यूजफुल लाइफ। अब ये बात तो पक्की हो गई ना कि पहले तो सिर्फ एक्सपेंस में लिख दिया था इसको, अब अगर ये तब एसेट में लिखते तो ये एसेट में भी ऐड होते और डेप्रिशिएट भी होते, एक्सपेंस में भी लिखे जाते। वो सारी वर्किंग हमने कर ली। उसके बाद लिखा हुआ इन अकॉर्डेंस विद रिक्वायरमेंट ऑफ IFRS प्रिपेयर द रिवाइज्ड एक्सट्रैक्ट इंक्लूडिंग कंपैरेटिव फिगर ऑफ द फॉलोइंग: स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन। पहला सवाल है तो सारी बातें इसी पर ही बताएंगे। वो सारी बातें गौर से सुननी है ताकि पेपर में कोई हमसे कमी कोताही ना रह जाए। क्या कह रहा है वो? एक्सट्रैक्ट किसका? फाइनेंशियल। तो याद रखें फाइनेंशियल पोजीशन का जिस साल का वो एक्सट्रैक्ट पूछ रहा है वो साल और पिछले 2 साल। फाइनेंशियल पोजीशन के एक्सट्रैक्ट बनाते वक्त क्या करना है? करंट ईयर और पिछले 2 साल अगर पॉसिबल है, नहीं पॉसिबल तो जितना पॉसिबल है वो। स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम के एक्सट्रैक्ट करंट ईयर और पिछला साल ओनली, करंट ईयर और पिछला साल। दोबारा सुने, जब वो कंपैरेटिव कहेगा तो फाइनेंशियल पोजीशन पिछले 2 साल की कंपैरेटिव में लेनी है, करंट ईयर और पिछले 2 साल। और अगर एसओपीएल का कंपैरेटिव पूछेगा तो करंट ईयर और पिछला 1 साल। और स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी का एक अपना मेथड है, वो जिस तरह से मैं आपको सवाल हल करवाऊंगा वैसे ही पेपर में आपने डील करना। ठीक होगी बात? ये बातें याद रखनी है, पेपर में यही तो चीजें हैं जिसका सही पेपर करके आता है जो बचा और फेल हो जाता है, वो बेसिक चीजें मिस करके आता है, सवाल ठीक होता है उसका। तो फाइनेंशियल पोजीशन में जब भी एक कंपैरेटिव पूछेगा IAS 8 के अंदर तो कितने सालों का बनाएंगे? 3 सालों का, करंट ईयर और पिछले 2 साल। और एसओपीएल का पूछेगा तो करंट ईयर और पिछला 1 साल। डन? चल सवाल करते हैं, एक्सट्रैक्ट बनाने हैं। पहले पेपर में आपने ये वर्किंग बाद में किया करनी है, अभी क्योंकि पहला सवाल है तो मैं वर्किंग पहले करवा देता हूं, फिर आपको एक्सट्रैक्ट भी बनवाता हूं। तो ये इसकी वर्किंग एक स्टाइल से करनी है ताकि आपका सवाल ज्यादा खराब ना हो। कितने साल है हमारे पास? 2015 है, 2014 है और 2013। अब आप लोग जो एक्सपेंस लिख चुके थे, एक्सपेंस लिखा था ना पहले, अब अगर वो उसकी वजह से हमारा जो, अगर हम एक्सपेंस रिवर्स करेंगे या एक्सपेंस सही करेंगे? रिवर्स करेंगे ना, तो पहले तो अपने एक्सपेंस रिवर्स करो। 2013 में कितना एक्सपेंस था? 55 मिलियन का एक्सपेंस है तो ब्रैकेट में लिख दें। फिर 2014 में कितना एक्सपेंस रिवर्स करना है? 39 और 40। बल्कि इसको प्रॉफिट के हिसाब से देखते हैं, पॉजिटिव ही लिख लें ताकि ये प्रॉफिट में जाकर प्लस होना है, माइनस प्लस होना है, तो इसलिए प्लस कर देते हैं। हम इफेक्टिव प्रॉफिट का लेते हैं। हाँ जी, प्रॉफिट में ऐड हो गया। अब मुझे एक बात बताएं कि ये जो 55 आपने अगर एसेट में लिखते तो इसकी डेप्रिसिएशन भी तो आती, तो क्या सिर्फ 2013 में आती या इसकी डेप्रिसिएशन 2013 में भी आती, 14 में भी आती और 15 में भी आती? तो किस पे डिवाइड करते? 5 पे डिवाइड करते। और कितनी डेप्रिसिएशन आ रही है? एक डेप्रिसिएशन आ गई 11। डेप्रिसिएशन से प्रॉफिट कम होगा ज्यादा? कम कर दो। इधर भी 11। ऐसा है या नहीं? जो 2013 में अगर ये ऐसे लिखा जाता तो हर साल फिर इसकी डेप्रिसिएशन भी आनी थी। ये 2013 वाले आ गई। 2014 में जो 39 का हमारा एक्सपेंस हुआ था, अगर ये ऐसे लिखा होता
तो तब इसकी भी डेप्रिसिएशन साथ साथ चल रही होती। तो 39 को किस पे डिवाइड करें? 3 पे। कितना आ गया? 30। अच्छा ये 13 में 2013 के नीचे भी लिखूं? प्रॉफिट कम करूं ज्यादा? कम कर दो। ओके होगी बात? 2015 में 44 का मैंने एक्सपेंस किया था और अब मैं चाहता हूं इसको एसेट बनाऊं। तो जब इसको एसेट बना लिया मैंने तो इसको डेप्रिशिएट भी करूंगा। 13-14 में तो ये डेप्रिशिएट होगा नहीं। कितनी लाइफ है इसकी? ओके होगी बात? अब इसे मैं लिखूंगा इफेक्ट फॉर द ईयर। इफेक्ट फॉर द ईयर। 11 प्रॉफिट, 11 से प्रॉफिट बढ़ाऊंगा, सॉरी 55 से प्रॉफिट बढ़ाऊंगा और 11 से प्रॉफिट, तो नेट इफेक्ट फॉर द ईयर क्या कितना लिखूं? प्रॉफिट में ऐड करूं या माइनस? ऐड होगा। फिर 39 में से 11 भी माइनस कर दें और 39 भी माइनस कर दें। कितना? 15 ऐड हो जाएगा। 44 में से 11, 13 और 11 माइनस करें। पॉजिटिव नेगेटिव 9। ये मेरे या मैं क्या लिखा? इफेक्ट फॉर द ईयर। 2013 का प्रॉफिट मैं 44 से बढ़ा देता हूं, 2014 का मैं 15 से बढ़ा देता हूं और 2015 का मैं 9 से बढ़ा देता हूं। डन की बात? एक काम आपने और करना है, कम्युलेटिव इफेक्ट का कॉलम बनाना है। ये आपकी जिंदगी आसान करेगा। कम्युलेटिव इफेक्ट, पहली वैल्यू एज इट इज। कम्युलेटिव का मतलब तो पता है? कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड किया करते। 15 उसमें ऐड कर दें 59, 9 उसमें ऐड कर दें 60। ये समय लगी? ये जो आपका इफेक्ट फॉर द ईयर है, ये आपके प्रॉफिट को चेंज करेगा जाके। इफेक्ट फॉर द ईयर किसको चेंज करेगा? प्रॉफिट फॉर द ईयर को। और ये जो आपके पास पड़ा हुआ है कम्युलेटिव इफेक्ट, ये आपका रिटेन अर्निंग को भी चेंज करेगा और आपके पीपीई को भी चेंज करेगा। रिटेन अर्निंग को भी चेंज करेगा और पीपीई को भी चेंज करेगा। आप कहेंगे देखें एसेट के अंदर ऐड नहीं करना हमने, और एसेट के अंदर नेट बुक वैल्यू ऐड होती है हर साल। एसेट के अंदर पहले साल एसेट के अंदर कितनी वैल्यू ऐड होनी चाहिए? 44, क्योंकि 55 से एसेट बनता, 11 से डेप्रिशिएट हो जाता। आपको समझाने के लिए बस कर रहा हूं, वैसे ये किसी को बताया नहीं जाता। पहला साल 55 माइनस 11, 44 हमारा एसेट में जाना था। पता है दूसरे साल क्या होना था? 55 माइनस 22 1, 39 माइनस 13, ये 2 एसेट जाने थे। पिछला एसेट भी तो पड़ा हुआ है ना, मोर देन 1 ईयर लाइफ है। तो 55 में से 2 माइनस किया तो कितना आया? 33। और 39 में से 13 माइनस किया, आ गया 59। ये चेक कर ले। अगर मैं तीसरे साल का, मुझे नहीं पता इस ट्रिक का या इस अच्छी वर्किंग का, तो मैंने तो ये ओरिजिनल तो करना ही था ना। तीसरे साल मुझे पता चल गया कि 55 माइनस 33 एक एसेट मेरे पास है, 39 माइनस 26 दूसरा एसेट है, ये 39, और इसकी फिर 2 साल की डेप्शन आ जाएगी। और 44 माइनस, तो 50 माइनस ये 22 का बच गया, ये 13 का बच गया और ये 33 का। इन सब को प्लस करेंगे तो 68 ही आना चाहिए जी। हम वो 2014 में डेप्रिसिएशन लेंगे, हाँ जी, हम वहाँ पे कम्युलेटिव तो ले सकते हैं, 11 में प्लस करके। हमने फॉर द ईयर इफेक्ट भी तो लेना है ना। फॉर द ईयर में तो सिर्फ उस एक साल की डेप्शन आएगी। तो ये वाला जो इफेक्ट है, ये फॉर द ईयर, ये प्रॉफिट को हमारा चेंज कर देगा। और ये वाला जो इफेक्ट है, ये हमारा रिटेन अर्निंग को और
प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट को सही कर देगा। ठीक है, करें ठीक। अब सारी चीजें वर्किंग खत्म होगी हमारी। अब लास्ट इंपॉर्टेंट बात, फिर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। करंट ईयर और पिछला साल ये हमने सही करना है, 2 साल हमने सही करने हैं। उससे पहले जो इफेक्ट है उसका कम्युलेटिव इफेक्ट लेना है। ये कब लेना है, ये काम कब करना है? जो पेपर में सवाल ही ज्यादातर यही आता है, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी के अंदर। किसके अंदर करना है? स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन। किस तरह से करना है अभी सवाल हल करते हैं। सबसे पहले एक्सट्रैक्ट बना लेते हैं स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन का। ये नोट कर लिया या किसी ने करना है नोट? चलो नहीं भी करना बाद में रिकॉर्डिंग सुन लेना। अभी आ जाए जरा। सबसे पहले मैं SOFP का एक्सट्रैक्ट बनाने लगा। आसिफ इंजीनियरिंग लिमिटेड स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन एज एट 31st December 2015। फाइनेंशियल पोजीशन है तो कौन कौन सा साल आना है मेरे भाई? एक 2015, एक 2014 और एक 2000। ये फाइनेंशियल पोजीशन का एक्सट्रैक्ट है जी। अगर पॉसिबल है तो पिछले 2 साल। सबसे पहले नॉन करंट एसेट लिख लेते हैं या डायरेक्ट ही लिख लो, प्रॉपर्टी प्लांट एंड। बताओ जी, पहले मेरे पास प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट लिखा हुआ है 2105। अब वो नए पॉलिसी की वजह से इसमें वो प्लस होना है या माइनस? पहले 44 प्लस होगा। ये कितनी अमाउंट थी पहले? 2105। इसके नीचे लिख लें 2105 प्लस क्या करना है? कितनी वैल्यू आ गई? 214। दूसरा हमारे पास पता 2402, 24 प्लस इसमें कर देंगे, कितनी वैल्यू हो जाएगी? 24। फिर आखिर में कितनी वैल्यू है? 2430, 2430 प्लस। ये पता है ना कौन सी वैल्यू क्यों ऐड कर रहे हैं? कितनी वैल्यू हो गई? 24। ये हमारा PPE हो गया। उसके बाद ये हमारा हो गया स्टोर एंड स्पेयर। सेवेंटी 80 73 70 80 73। अच्छा, कुछ लोग सोच रहे होंगे कि ये क्यों नहीं चेंज कर रहे? सोच रहा है कोई? क्योंकि स्पेयर पार्ट्स जो एक्सपेंस कंज्यूम हुआ है उसको तो एसेट में नहीं लिख देना। वो जो कंज्यूम हुआ है उसने अलग से बताया है। ये वो है जो अनयूज्ड है, और अनयूज का तो कुछ नहीं करेंगे। जब ये यूज होगा तो फिर देखेंगे ये लाइफ मोर देन 1 ईयर है तो PP में लिखेंगे, लेस देन 1 ईयर तो एक्सपेंस में लिखेंगे। तो ये वो स्टॉक पड़ा हुआ है जो अनयूज्ड है इन सालों में, तो हमने तो उसका कुछ भी नहीं करना। हमने वो वाला इस्तेमाल जो इस्तेमाल हुआ है उसने अलग से बताया है कि एक 39 था, एक 44 था, एक 55 था, और उसकी हमने अकाउंटिंग ट्रीटमेंट भी कर ली। तो ये वो पड़ा हुआ है जो अनयूज्ड है। और अनयूज्ड कहां पर लिखते होते हैं? करंट एसेट में। कहां पे? नहीं, क्वेश्चन में यही तो पॉलिसी है कि फॉलोइंग परटेन्स टू कैपिटल स्पेयर पार्ट्स कंज्यूम्ड, ये वाले कंज्यूम हुए। और ये जो पड़े होते हैं ना SOFP के अंदर, वो अनयूज पड़ा होता है। जो इस्तेमाल हुए थे पहले एक्सपेंस में लिखे हुए थे ये वाले, और अब हमने इसको किस में ऐड कर दिया? जाकर PP के अंदर। और ये तो वो हैं जो अनयूज पड़े हुए हैं। जो अनयूज पड़े थे वो एसेट में ही आने हैं, और आने भी करंट एसेट में। रिटेन अर्निंग, हाँ जी, पहले रिटेन अर्निंग आपके पास पड़ा हुआ है 101। कितना ऐड करेंगे? 44। तो कितना हो गया? 101 प्लस 145। दूसरा कितना आ गया? 224 प्लस 59 कितना?
160 165 Sir, is it 283? 283 and last one is 353 plus 68 42। अच्छा, इसके कुछ ट्रिक्स होते हैं जो हमें गलती करने से बचाते हैं। वो ट्रिक्स क्या है? वो ट्रिक्स ये हैं कि आप लोगों का जितना एसेट्स वाली साइड में मसला आ रहा होता है ना, चेंज आ रहा होता है, उतना ही कैपिटल और लायबिलिटी वाली साइड पे चेंज आ रहा होता है। देखिए, उसमें भी 44 ऐड किया, इधर भी 44 ऐड हुआ, इधर 59 ऐड हुआ, इधर भी 59 ऐड हुआ, इधर 68 ऐड हुआ, इधर भी 68 ऐड हुआ। मतलब एसेट्स वाली साइड में जो चेंज आता है उतना ही चेंज किस साइड पर आ रहा होता है? लायबिलिटी साइड पे और रिटेन अर्निंग। लेकिन पीछे तो एक ही वर्किंग जी, वर्किंग तो पीछे एक ही किया, आंसर ही 44 59 और 68 है। तो क्या करूं इसका? तो फिर यही वो उसने पीपी को भी चेंज किया है और उसने रिटेन अर्निंग को भी चेंज किया है, तो अगर हमारा गलत आएगा तब भी तो दोनों साइड पे गलत हो जाए। साइड पे ही गलत करेंगे। चलिए आगे चलते हैं। अच्छा, ये किसका एक्सट्रैक्ट था? SOFP का। अब आ जाओ AEL SOPL फॉर द ईयर एंडेड दिसंबर 15। तो यहां पर क्या लिखेंगे? 2015 और 2000। आपने 2013 का साल नहीं करना, और यही चीजें हैं जो आपको बाकी स्टूडेंट से डिफरेंट करेगी, जो चीजें सही पता होना। SOPL का एक्सट्रैक्ट 2 सालों का बनता है। अब उसमें 2 तरीके हैं कि आप डायरेक्ट प्रॉफिट फॉर द ईयर को ठीक कर दें, या पहले डेप्रिसिएशन को अलग से लिखें, एक्सपेंसेस को अलग से लिखें और फिर लिख दें। क्वेश्चन के अंदर क्योंकि उसने सिर्फ प्रॉफिट दिया है तो हम भी सिर्फ प्रॉफिट को ठीक कर देते हैं। 123 में 2014 के प्रॉफिट में कितना प्लस करना था? फॉर द ईयर इफेक्ट लेना 15, फॉर द ईयर इफेक्ट लेना है, तो कितनी अमाउंट ऐड कर दी? 123 में 123 प्लस, इसमें कम्युलेटिव इफेक्ट नहीं लेना, कितनी अमाउंट आ गई? 138। दूसरे साल में कितना प्रॉफिट है? 129 प्लस 9 129 प्लस 130। ये बात समझ लगी? चले, ये जहां तक थोड़ी सी ब्रेक करते हैं। अगली क्लास में मैं आपको, क्योंकि मेन वो है स्टेटमेंट चेंज इन इक्विटी, तो नेक्स्ट क्लास में मैं आपको वो सिखाता हूं।